वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज मैत्री और मैं हूं आपकी साइंस टीचर और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो लेट मी आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन कि क्या आप लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके से अपने बैग्स को प्रॉपरली अरेंज किया था ताकि आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना आसान रहे। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि आप इस चैप्टर से अपने आप को काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। आप ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें सॉर्ट करके रखना चाहते हैं अपने घर में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप सॉर्ट नहीं करते तो उसके लिए आपकी डांट भी पड़ती है। तो आई होप कि इस चैप्टर से आप अपने डेली लाइफ की चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। विद दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद द स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम मटेरियल को सॉर्ट क्यों करते हैं और किस बेसिस पे हम उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं और उन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम किस तरह से उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हार्डनेस। ठीक है, आपके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो ईदर हार्ड होती है या फिर सॉफ्ट होती है, राइट। आपके पास सपोज कीजिए अगर मैं बात करती हूँ इस रिमोट की, तो ये क्या है, आई एम ट्राइंग टू प्रेस इट, मैं इसको प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये क्या है, हार्ड है, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स शेप। बट इफ आई ट्राई टू प्रेस दिस आई कैन प्रेस इट, है ना, आई कैन ईजीली कंप्रेस, तो ये क्या हो गया, ये सॉफ्ट है। सो हार्डनेस के बेस पे भी हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं कि वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। जैसे कि अगर मैंने बात की मेटल की, तो कोई भी मेटालिक आर्टिकल क्या होगा, हार्ड होगा। और अगर मैं बात करती हूँ किसी लिक्विड की, तो लिक्विड्स सॉफ्ट तो नहीं होते लेकिन दे आर नॉट एज हार्ड एज एनी मेटल। ओके, सॉफ्ट की बात करेंगे तो रबर हो सकती है सॉफ्ट की बात करेंगे तो आपके क्लोथ्स हो सकते हैं सॉफ्ट, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रुप एनी मटेरियल इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस और सॉफ्टनेस, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं और इस बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर रबर एंड आइस विल बी हार्ड, आइस जो है वो मेल्ट होने के बाद इट विल टर्न इनटू वाटर, बट व्हेन यू हैव आइस क्यूब्स विथ यू दे आर हार्डर कंपैरेटिवली। सॉफ्ट की बात करेंगे तो रबर इज द सॉफ्टर वन। ओके, नाउ द अदर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स इनटू द ग्रुप्स। मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्लासिफाई करना क्यों शुरू किया था, क्योंकि हर चीज़ की स्टडी बहुत इजी हो जाती है। जब आप चीज़ों को सॉर्ट करके रखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपका काम आधा हो जाता है, वर्क टाइमिंग रिड्यूस हो जाती है। अगर आप डे प्लान करके रखोगे तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदा है, राइट। उसी तरह से क्लासिफिकेशन हमारी स्टडीज़ को ईजी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक क्राइटेरिया है हार्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट द अदर प्रॉपर्टी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, इसलिए यहाँ आप पढ़ लीजिए कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू गेट डिसअपियर्ड। ओके, कोई ऑब्जेक्ट जब आप उसे सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो इट विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। क्यों, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गई। आपको पता है वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विद अस, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो सॉल्युबिलिटी हम बात करते हैं सॉलिड्स की इनटू लिक्विड और लिक्विड्स की इनटू लिक्विड, और आपको पता है कि गैसेस भी लिक्विड्स में डिसॉल्व होती हैं। सो कैसे हो पाती हैं, आप सॉलिड में किसी चीज़ को क्यों नहीं डिसॉल्व कर सकते, क्योंकि सॉलिड का जो मटेरियल, आप अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे सॉलिड का, तो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक हैं। आप देख रहे हो यहाँ बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्योंकि नहीं है तो इस वजह से आप क्लियरली देख सकते हो कोई नई चीज़ यहाँ कैसे ऐड हो पाएगी, राइट। लेकिन अगर वहीं मैं लिक्विड्स का स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करूंगी तो आई कैन ऑब्जर्व कि थोड़ी बहुत जगह है। तो सपोज मेरे पास वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये है और मैंने उसको ऐड कर दिया उसमें कुछ शुगर,
जब मैंने उसमें कुछ शुगर, आप देखो ये रेड जो है इट इज द शुगर, राइट। सो इस तरह से जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है शुगर ने, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं थी, राइट। सो वी हैव अ चांस ऑफ एनीथिंग गेटिंग डिसअपियर्ड और डिसॉल्व विद इन द वाटर, ओके। इन अदर केस, गैसेस के केस में तो और ज्यादा स्पेस होती है, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि अदर पार्टिकल्स कैन कम एंड ऑक्यूपाई दिस स्पेस, राइट। So because of this property anything can get dissolved, okay। अब हर चीज soluble नहीं होती है, तो just substance that are getting dissolved within the solvent, solvent क्या होते हैं, जिस चीज में आप किसी भी चीज को dissolve करने की कोशिश करते हो। जैसे कि अगर आप लेमनेड बना रहे हैं तो लेमनेड में वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप उसमें शुगर ऐड करते हैं, शुगर के अलावा आप ऐड करते हैं लेमन, स्क्वीज कर लेते हैं क्योंकि हम लेमनेड बना रहे हैं, तो शुगर लेमनेड ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, क्योंकि आपने वाटर में इसको ऐड किया। अब शुगर डिसॉल्व हो जाएगी कंप्लीटली, इट विल बी डिसअपियर्ड, है ना। जब हम लेमन जूस पी रहे होते हैं तो उसमें हमें शुगर थोड़ी ना दिख रही होती है क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुकी है, आपको लेमन नहीं विजिबल हो क्योंकि वो भी डिसॉल्व हो चुका है। सो बेसिकली जब हम किसी चीज को ले रहे हैं टू डिसॉल्व समथिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सॉल्वेंट, एंड व्हेन आर वी एडिंग एनीथिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी कि शुगर, सॉल्ट, these are the things which will be coming under the category of solute। और फिर इससे क्या बनता है, solutions बनते हैं। तो हर एक मटेरियल डिसॉल्व नहीं हो सकते। सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑल्सो आप चीजों को क्लासिफाई करते हैं एज सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। सोल्यूबल सब्सटेंसेस विल गेट डिसॉल्व्ड और विल डिसअपियर व्हेन वी आर एडिंग देम इनटू एनी सॉल्वेंट। और अगर आप इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो हम उसको कभी भी डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे सॉल्वेंट्स में। अब एक और पॉइंट आप ध्यान रखिए, कुछ चीजें किसी पर्टिकुलर चीज में डिसॉल्व नहीं होती बट चांसेस होते हैं कि आप उसे किसी और चीज में डिसॉल्व कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर वाटर में कुछ चीज डिसॉल्व नहीं हो पा रही है तो हो सकता है वो किसी और तरह के सॉल्यूशन में, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमने सॉल्वेंट चेंज किया तो पर्टिकुलर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो गई, तो ये चांसेस भी होते हैं, आप इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा। फॉर नाउ आपको पता है कि सब्सटेंसेस को आपने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप इजीली सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर सकते हैं। इनसोल्यूबल सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं कर सकते। मैं अपनी तरफ से आपको एग्जांपल देती हूँ, चॉक पाउडर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट 2 इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल जरूर बताइएगा। आई विल चेक एंड आई विल रिवर्ट बैक टू योर आंसर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। The other property on the basis of which you are classifying or grouping material is flotation। आपने देखा होगा पानी में हर चीज नहीं तैर सकती, कुछ चीजें डूब जाती हैं, कुछ चीजें तैर रही होती हैं। जो चीज पानी में तैरती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम फ्लोटेशन कहते हैं। तो उसका पानी से लाइट होना बहुत जरूरी है। कोई चीज अगर डेंस है, हैवी है, तो इट विल नॉट फ्लोट इन द वाटर। सो फ्लोटेशन इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी विथ विच यू आर क्लासिफाइंग थिंग्स। जैसे अगर मैं बात करूंगी वुडन प्लैंक की, तो वुडन प्लैंक कैन फ्लोट इफ वी आर ट्राइंग टू अगर हम इसको प्रॉपर शेप दे देते हैं सो दैट इट कैन फ्लोट। अगर मैं बात करूंगी स्टोन की, आपने देखा होगा, आप अगर किसी वाटर बॉडी के आसपास घूमने गए होंगे, आपने पत्थर उठाकर पानी में फेंका, तो क्या वो पानी में तैरता है? नहीं, वो एक पॉइंट के बाद जाकर पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि दैट मटेरियल इज नॉट वर्थ फ्लोटेशन, वो हैवी है तो वो फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो फ्लोटेशन इज अनदर प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर grouping things into different compartments, right? So buoyancy is the phenomena behind this flotation of any object.
है ना. buoyancy allows material to float on water. So the upward force that is applied by the fluids on the object or the body when object is put in or submerged in a liquid, this is called buoyancy and you are going to classify them on the basis of that. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको. जैसे अगर मैं चाहूंगी तो लीफ फ्लोट करेगी वाटर में, लेकिन अगर मैं मेटल स्पून को डाल दूंगी पानी में तो वो डूब जाएगी. इट विल सिंक बिकॉज इट इज डेंसर, है ना. यहाँ हम एक दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डेंसिटी. ठीक है, ये आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड अ गैस. दिस इज रिप्रेजेंटिंग कॉम्पैक्टली पैक्ड मॉलिक्यूल्स. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड मॉलिक्यूल्स को. तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड. ठीक है. ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं दिस हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन बिटवीन. यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस है बीच में. सो ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये है लिक्विड्स का. अब ये किसका होगा? क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है, तो ये क्या है? दिस इज अ गैस. ओके. सो डेंसिटी के बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सबसे ज्यादा डेंस क्या है, तो ऑफ कोर्स सॉलिड्स आर डेंसर. लेस देन सॉलिड इट विल बी लिक्विड एंड द लीस्ट डेंसर मटेरियल अराउंड यू इज अ गैस. सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑल्सो यू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. आपको पता है ना, आपने कहा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो आप बेसिकली उनकी डेंसिटी के बारे में ही बात कर रहे हो. ठीक है. जो सॉलिड्स हैं वो हेवी होंगे, वो पानी में फ्लोट नहीं करेंगे. जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो पानी में फ्लोट कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन क्लासिफाई एनी ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑल्सो. अब आप याद रखिएगा कि एसआई यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. क्योंकि एसआई यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स हैं. आपके पास एक चैप्टर भी है जिसमें मेजरमेंट के बारे में हमने बात की है और आपको ये भी बताया कि पुराने समय में मेजरमेंट हम कैसे करते थे और अभी हमें मेजरमेंट के कितने प्रोमिनेंट तरीके पता हैं. राइट. सो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर आप किसी भी मटेरियल की डेंसिटी लिखते हैं तो आपको याद रखना है कि आप उसके साथ उसकी एसआई यूनिट लिखना मत भूलो. अब ये याद रखना कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सभी किसी ना किसी टर्म में कुछ उनकी डेंसिटी होती है, बट दो चीज़ों की डेंसिटी सेम ही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है. राइट. Now we will talk about the other property which is called transparency. है ना. Transparency is a property which is going to allow light. ऐसा कोई मटेरियल जो कि लाइट को थ्रू आउट पास करना या लाइट को कंप्लीटली अलाउ कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. और जो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं वो हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. पर बीच में भी ऐसे भी कुछ होते हैं जो पार्शियल अलाउ कर रहे हैं लाइट के मूवमेंट को, कंप्लीटली अलाउ नहीं करते. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक ग्लास मेरे हाथ में है, इससे लाइट थ्रू आउट पास हो पा रही है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. ऑन द अदर हैंड ये जो बॉटल है ये पार्शियल अलाउ करेगी लाइट को. ठीक है. इट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ लाइट पार्शली. बट अगर मैं कोशिश करूं कि इस टी शर्ट के थ्रू मैं लाइट को क्रॉस करवा दूं, इट इज अ कंप्लीटली ओपेक object, it will not allow the movement of light throughout. So any substance which allow the movement of light is a transparent. The one which are partially allowing, they are translucent, and the one which are not allowing at all, they are opaque objects. So on the basis of this also we are classifying our material. जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास फिश टैंक जो होता है, वो आप पानी पीते हैं अगर डिस्पोजेबल बॉटल्स में, वो भी ट्रांसपेरेंट होती हैं, है ना. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स भी होती हैं, जैसे कि आपके खिड़की के कांच, है ना. खिड़की के कांच कुछ चीज़ों को आपको विजिबल करेंगे बट कंप्लीटली विजिबल शायद नहीं करेंगे. राइट. और जो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते हैं उनको हम कह देते हैं दे आर द
opaque objects, they are not going to allow any amount of light. So इनसे क्या होता है, shadow बनती है ना, जो opaque objects होते हैं उनसे shadow बनती है, right? So with that note we are now done with the chapter sorting material into groups. इस chapter में हमने पढ़ा कि what is sorting of any material and why it is important. Then we learned कि on what criteria you are going to classify them, किस किस क्राइटेरिया पे आप उन्हें ग्रुप कर सकते हो, जैसे सॉल्युबिलिटी पे आप उन्हें ग्रुप कर सकते हो, जैसे ट्रांसपेरेंसी पे आप उन्हें ग्रुप कर सकते हो, इसके अलावा उनकी हार्डनेस पे भी आप उन्हें ग्रुप कर सकते हो. सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा. इन एनी केस इफ यू आर लेफ्ट विथ एनी डाउट प्लीज पोस्ट योर डाउट सो दैट वी कैन हेल्प यू विथ योर डाउट्स. Thank you so much for watching Sikshastra Education. Keep watching. Do like, share and subscribe to the channel.